रूस और यूक्रेन की तकरार जारी। अब परमाणु युद्ध की आ गई बारी। फ्रांस के दावे भी हुए फेल। रूस करेगा कोई बड़ा खेल। क्या यूक्रेन और रूस के बीच है परमाणु युद्ध की तैयारी? क्या अब महासंग्राम में होगा महाविनाश? क्या रूस विश्व के पटल पर लिखने वाला है तबाही की दास्तान? जी हां दोस्तों, तबाही का कुछ ऐसा ही मंजर आपको दिखने वाला है, जहां हर तरफ लाशों के ढेर होंगे, लोगों की चीख पुकार होगी और होगा केवल विनाश विनाश। सही सुन रहे हैं आप। पुतिन ने कुछ ऐसी ही धमकी पश्चिमी यूरोप के देशों को दी है, जिससे सबकी नींद उड़ी हुई है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में रूस की उसी धमकी के बारे में आपको बताऊंगा जो महाविनाश का संकेत दिखा रही है। लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा और वीडियो को अंत तक देखना होगा, तभी आपको तबाही की पूरी दास्तान समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दास्तान तबाही। दोस्तों, यूक्रेन से विवाद सुलझता ना देख रूस ने सीधे परमाणु युद्ध की धमकी दी है। रूस के इस धमकी के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले बता दूं कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी विवाद को शांत करने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने रूस और यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की है। बताया जा रहा है कि रूस ने अपनी चिंताओं से फ्रांस के राष्ट्रपति को अवगत करा दिया है और विवाद को आगे और नहीं बढ़ाने की बात कही है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी रूस के साथ हुई मुलाकात को सार्थक बताया है और जल्द समाधान निकालने की बात की है। उन्होंने कहा कि हम इस संकट को कुछ घंटों में नहीं सुलझा सकते। आने वाले दिनों, हफ्तों और महीनों में इसका समाधान निकल सकता है। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने साफ कह दिया है कि उन्हें रूस के फ्रांस से किए गए वादों पर कोई भरोसा नहीं है। दोस्तों, एक तरफ रूस यूक्रेन के साथ विवाद को सुलझाने की बात कह रहा है, दूसरी तरफ परमाणु युद्ध की धमकी दे रहा है। रूस की इस धमकी के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि रूस की मांग क्या है, जिसे पश्चिमी देश स्वीकार नहीं कर रहे हैं। यूक्रेन से क्या चाहता है रूस? आखिर कहां अटक रही बात? दोस्तों, असल में रूस चाहता है कि नेटो की सेनाएं 1997 के पहले की तरह अपनी सीमाओं पर लौट जाएं। उसकी मांग थी कि नेटो गठबंधन पूर्व में अब अपनी सेना का विस्तार न करे और पूर्वी यूरोप में अपनी सैन्य गतिविधियां बंद कर दे, जिसका मतलब है कि नेटो को पोलैंड और बाल्टिक देशों एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया से अपनी सेनाएं वापस बुलानी होंगी। साथ ही पोलैंड और रोमानिया जैसे देशों में वो मिसाइलें तैनात नहीं रख सकेगा। इसके साथ ही रूस अपने ऊपर लगाए गए प्रतिबंधों में भी रियायत चाहता है। मॉस्को का कहना है कि इससे यूरोप में सुरक्षा की स्थिति में सुधार होगा, लेकिन जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था कि अमेरिका और पश्चिमी गठबंधन ने मॉस्को के मुख्य बिंदुओं पर किसी भी तरह की रियायत को दृढ़ता से खारिज कर दिया। अमेरिका ने साफ कहा है कि यूक्रेन को नाटो में शामिल होने से स्थायी रूप से प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा। दोस्तों, यहां आपको ये भी बता दूं कि असल में ये विवाद कब और कैसे शुरू हुआ। कभी अच्छे दोस्त रहे यूक्रेन और रूस क्यों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं? दोस्तों, 1991 सोवियत संघ के पतन के बाद यूक्रेन अलग देश बन गया, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण वो यूरोपीय देशों के नजदीक हो गया। यूक्रेन के साथ रूस के विवाद से कमजोर होने के कारण वो यूरोपीय देशों के नजदीक हो गया। यूक्रेन के साथ रूस के विवाद की पहली वजह यही थी। रूस नहीं चाहता था कि यूक्रेन पश्चिमी देशों के साथ व्यापारिक, राजनीतिक और सैन्य संबंध बढ़ाए। एक समय ऐसा आ गया कि यूक्रेन में राजनीतिक अस्थिरता आ गई। रूस ने इसका फायदा उठाया और क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। रूस के इस कदम के बाद यूक्रेन के डोनेस्क और लुहांस्क क्षेत्रों में भी रूसी समर्थकों और अलगाववादियों के बीच खूनी संघर्ष शुरू हो गया, जो तकरीबन 1 साल तक चला। इन सब के बीच साल 2015 में फ्रांस और जर्मनी ने मध्यस्थता करके दोनों देशों के बीच शांति समझौता करा दिया, लेकिन यह शांति समझौता केवल नाम का था। रूस ने इसे कभी नहीं माना। लिहाजा दोनों देशों के बीच जारी टकराव और बढ़ती हिंसा को देखते हुए फ्रांस और जर्मनी के नेताओं ने 2019 में हस्तक्षेप कर इसे खत्म कराने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भी निराशा हाथ लगी। 2019 के बाद एक बार फिर फ्रांस ने इसे लेकर कोशिश की है, लेकिन नतीजों से पहले ही इसे लेकर सवाल उठने लगे हैं। इधर पश्चिमी यूरोप के इस रवैये से नाराज रूस ने युद्ध की तैयारी तेज कर दी है और परमाणु युद्ध से लैस मिसाइलें और विमान को कालिनग्राड शहर में तैनात कर दिया। रूस यूक्रेन के बीच चरम पर है तनाव। रूस ने तैनात की परमाणु मिसाइलें। दोस्तों, पोलैंड में अमेरिका के पैराशूटधारी सैनिकों की तैनाती से भड़के रूस ने नाटो देशों को सबक सिखाने के लिए हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस अपने मिग-31 के विमानों को तैनात कर दिया है। रूस की ये किंझल हाइपरसोनिक मिसाइलें आवाज से
10 गुना ज्यादा स्पीड से उड़ान भरने में सक्षम है और परमाणु बम गिराने की ताकत रखती हैं। किंजल मिसाइल करीब 2000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। यह मिसाइल परंपरागत विस्फोटक के अलावा 500 किलोटन के परमाणु बम ले जा सकती है, जो हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से 33 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। यह मिसाइल 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हमला करने में सक्षम है। बताया जा रहा है कि इस रूसी मिसाइल में सेंसर ऑफ रेडोर सीकर लगे हैं, जो उसे जमीन से लेकर समुद्र तक सटीक हमला करने की ताकत देते हैं। रूस ने इन विमानों की तैनाती अपने कालिनग्राड शहर में की है, जो बाल्टिक सागर के पास स्थित है और पोलैंड और लिथुआनिया की सीमा से सटा हुआ है। बेस पर मिग-31K को तैनात नहीं किया जाता है, क्योंकि पोलैंड से सटे रूस के इस नौसैनिक बेस पर बड़ी संख्या में जमीनी सैनिक, जंगी जहाज, परमाणु बम गिराने में सक्षम स्किंदर मिसाइल, 50 से ज्यादा सुखोई फाइटर जेट हमेशा तैनात रहते हैं। बावजूद इसके मिग-31 को कालिनग्राड पर तैनात किया जाना रूस का सीधे तौर पर नाटो को चेतावनी देना है। इधर बेलारूस के साथ आज से रूस ने दूसरे चरण का युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है। ये युद्ध अभ्यास 10 दिनों तक चलेगा और इसमें दोनों देशों की सेनाएं विदेशी सेनाओं से लड़ने की तैयारी करेंगी। इस युद्ध अभ्यास के लिए अपने 2000 स्पेक्ट्सनास सैनिकों को बेलारूस में तैनात कर दिया है। बेलारूस यूक्रेन की सीमा पर पहले ही 5000 रूसी कमांडो मौजूद हैं। इस बीच रूसी सेना के 1 लाख से भी अधिक सैनिक यूक्रेन के सीमा के अलग अलग हिस्सों पर अभी तैनात हैं। जिरकॉन और स्कंदर जैसी घातक मिसाइलें भी रूस ने यूक्रेन से लगती सीमा पर तैनात कर रखी हैं। दुश्मन को जवाब देने के लिए उसने अपने तरकश से कुछ ऐसे घातक हथियार निकाले हैं जो पलक झपकते ही दुश्मनों का नाश कर देते हैं, उसे काल के गाल में समा देते हैं। यही नहीं, रूसी युद्धपोत काले सागर पहुंच चुके हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने पहले बताया था कि इन युद्धपोतों को भूमध्य सागर के इलाके में तैनात किया जाएगा। इनके किसी युद्ध अभ्यास में भी हिस्सा लेने की बात कही गई थी, लेकिन पल पल बदलते हालात के कारण इन युद्धपोतों को यूक्रेन के सबसे नजदीक काला सागर में भेजा गया है। संभावना जताई जा रही है कि रूसी राष्ट्रपति सीधे तौर पर अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो से भिड़ने की तैयारी कर रहे हैं। नाटो ने भी रूस की आक्रामकता का जवाब देने के लिए पूर्वी यूरोप के कई देशों में सैनिकों, हथियारों और युद्धपोतों को तैनात कर दिया है। इस समय अमेरिकी नौसेना, इटालियन नौसेना और फ्रेंच नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर भी इस इलाके में गश्त लगा रहे हैं। ऐसे में रूस के सामने चुनौती न सिर्फ नाटो की सैन्य क्षमता का मुकाबला करना है, बल्कि यूक्रेन पर भी दबाव बनाए रखना है। दोस्तों, ऐसे हालात में रूस दुश्मन देशों को सबक सिखाने के लिए रूस परमाणु हमले की धमकी दे रहा है। रूस की इस धमकी के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं कि बढ़ते तनाव को देखते हुए यूक्रेन ने भारत से मदद की गुहार लगाई है। दोस्तों, यूक्रेन के विदेश मंत्री दमित्री कुलेबा ने भारत से मदद मांगी है। दोस्तों, यूक्रेन को ऐसा क्यों लग रहा है कि भारत उसे इस महाप्रलय से बचा सकता है? भारत का अच्छा दोस्त होने के कारण यदि पीएम मोदी रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बात करेंगे तो वो इस पर विचार कर सकते हैं। ऐसे में यूक्रेन एशिया की बड़ी महाशक्ति भारत की तरफ उम्मीद से देख रहा है। यही नहीं, पीएम मोदी के अमेरिका से भी संबंध अच्छे हैं, लिहाजा वो दोनों देशों को आसानी से समझा सकते हैं। दोस्तों, रूस और अमेरिका की तरह भारत के यूक्रेन से भी अच्छे संबंध हैं। यूक्रेन से भारत के सामरिक और राजनयिक संबंध हैं। एशिया में यूक्रेन ने पहला दूतावास भारत में खोला था। यही नहीं, बड़ी संख्या में भारतीय छात्र यूक्रेन में पढ़ते हैं। ऐसे में यूक्रेन को भी भारत से मदद की उम्मीद है कि वो रूस को समझाकर इस महाविनाश को रोक दे। दोस्तों, अब बात रूस के उस परमाणु धमकी की जो उसने पश्चिमी देशों और नाटो को दी है। पुतिन ने दी परमाणु युद्ध की धमकी, यूक्रेन के नाटो में शामिल होने पर ऐतराज। दोस्तों, यूक्रेन को लेकर जारी तनाव के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी दी है कि अगर कीव नाटो में शामिल हुआ तो परमाणु युद्ध होगा। रूस ने इस बात का भी खंडन किया है कि पुतिन और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के बीच बातचीत के दौरान यूक्रेन पर डील हो गई है। रूस का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब फ्रांस ने दावा किया है कि यूक्रेन पर रूसी राष्ट्रपति से बातचीत के बाद तनाव घटाने के संकेत मिले हैं। रूसी राष्ट्रपति के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने कहा कि ये खबरें आवश्यक रूप से गलत हैं, क्योंकि मॉस्को और पेरिस के बीच किसी डील पर पहुंचना असंभव है। उन्होंने कहा कि रूस को यह महसूस हो रहा है कि समाधान का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि दिन प्रतिदिन यह बढ़ता जा रहा है। वहीं पश्चिमी देशों के बढ़ते दबाव के बीच पुतिन ने चेतावनी दी है कि रूस एक प्रमुख परमाणु ताकत है और कुछ आधुनिक हथियार ऐसे भी हैं जो कि पश्चिमी यूरोपीय देशों को पीछे छोड़ सकते हैं। इसमें कोई विजेता नहीं होगा और आप अपनी मर्जी के बिना ही इस विवाद में शामिल हो जाएंगे। दोस्तों, युद्ध कहीं भी हो विनाश लाता है और इसका अंजाम आम जनता को भुगतना पड़ता है, जो कहीं से भी दोषी नहीं होती, लेकिन बलि की बेदी पर उसकी ही कुर्बानी दी जाती है। दोस्तों, अगर यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध होता है तो भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा, खासकर
तब जब बात परमाणु युद्ध की हो। भारत के लिए ये हालात कुएं और खाई जैसे हैं, क्योंकि उसे किसी एक तरफ खड़ा होना है, लेकिन वो संतुलन बनाए रखने के लिए तटस्थ होकर खड़ा है। पीएम मोदी इस भंवर से निकलने के लिए रणनीति तैयार करने में जुटे हैं और हमें भरोसा है कि वो हिंदुस्तान को इस चक्रव्यूह से बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।